नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITU 99 पे। आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मंथली एग्जाम 2023 जो इस बार बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं का हुआ है। उसमें जो जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड में भी NCERT सिलेबस चलता है। CBSE के हो तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो लिया है वो बाइलिंगुअल लिया है, मतलब इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। तो चलिए हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 30 तक है, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सब्जेक्टिव पे आएंगे, ठीक है ना। तो 1 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। हमको हल करना है, x का मान और y का मान हमको पता करना है। x एंड y ऑब्टेन्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमको यहाँ पे देखिए दो गो इक्वेशन दिया हुआ है, ये 3 लेसन से है। मैं आपको ये भी बताते रहूँगा कौन सा क्वेश्चन किस लेसन से है, ताकि जो भी आपका कमजोर पोर्शन है वो आप बाद में उस लेसन से प्रैक्टिस करके अपना ठीक कर सको। तो देखो यहाँ पे दो समीकरण है। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग इसे ऑब्जेक्टिव के ही तरह बनाएंगे, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए तो देखिए यहाँ पर से हमको पहले देखना है कि इन दोनों में से लार्ज नंबर कौन है। हमेशा हम लोग जो माइनस करते हैं वो लार्ज में, मतलब बड़े वाले नंबर में छोटे को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर x का मान क्या है, लार्ज है, मतलब ये बड़ा नंबर है, और y का मान क्या है, ये छोटा होगा। कोई भी होगा तो ये छोटा होगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, x एंड y का मान निकालते हैं। देखिए x क्या है यहाँ पे बड़ा, तो बड़ा नंबर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 14 प्लस 4 18, 18 बटे 2 9। अब देखो छोटे वाले को निकालने के लिए बड़े में इसमें इसको माइनस कर दो, 14 माइनस 4 करो, फिर 2 से भागा दे दो, तो 14 माइनस 4 बटे 2, आंसर 5। मतलब x का मान यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, और y का हमारा 5 आएगा। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, x बराबर 9 और y बराबर 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम लोग इसी तरह से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बड़े वाले में प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, वो बड़े वाले का आ जाएगा। और छोटे वाले निकालने के लिए इक्वेशन 1 में जो वैल्यू दिया है, जैसे 14 मैंने 4 किया और बटे 2 कर दो, मतलब बड़े वाले निकालने के लिए प्लस कर देंगे और छोटे वाले निकालने के लिए माइनस कर देंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमको सिर्फ समीकरण यानी इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। यदि दो संख्याओं का अंतर क्या हो, 26 हो, और उनमें में से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो, ठीक, तो हमको रैखिक समीकरण इन दोनों का पता करना है। तो यहाँ पे देखिए दो समीकरण बनेगा। यहाँ पे पहला दो संख्या का अंतर, तो माना वो दो संख्या क्या है, एक तो x ले लो और दूसरा y ले लो। इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 26 दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन 1 बन गया, पहला समीकरण बन गया। फिर दूसरा बार में देखो एक संख्या, माना कि एक संख्या जो x है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मतलब यहाँ पे देखो ये संख्या है ना, इसकी 3 गुनी है, मतलब ये 3 है। लेकिन देखिए बात को समझिए, ये संख्या इसकी 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुनी है इससे। तो हमको इन दोनों को बराबर करना है, तो हम 3 इधर नहीं लगाएंगे, 3 इधर लगाएंगे। जैसे तराजू होता है ना, तराजू में जिधर ज्यादा होता है तो आप क्या करते हो, उसको बराबर करने के लिए जिधर कम है तो उधर ही तो डालते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन से आप क्या समझते होंगे कि y के ये 3 गुना है x, लेकिन हमको इसे बराबर करना है, इक्वेशन बनाना है, तो हम 3 इधर नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 3y, ठीक, और x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर 26 है। यहाँ पर से दो ऑप्शन तो कट जाएगा, जहाँ जहाँ x प्लस वाई बराबर 26 दिया, ये दो को कट गया। अब इन दोनों में लोगों को कंफ्यूजन होती है। देखिए दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली देखिए x क्या है, पहली संख्या है, वो दूसरी की 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुनी होनी चाहिए y के, ठीक। तो देखिए लेकिन यहाँ पे क्या, ये 3 गुनी है, ये दिया हुआ, लेकिन हमें इसे बराबर करना है, तो हम 3 इधर लगाएंगे, तो x बराबर 3y, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर देखो, यदि दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा लघुत्तम कोण के 18 डिग्री से ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे संपूरक कोण का मतलब क्या होता है। देखो संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो एंगल है, ठीक, कोई भी दो कोण है, उसको प्लस करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो छोटे कोण, बड़ा कोण और छोटे कोण हमने मान लिया कि ये दो कोण है। अब इन दोनों में एक रिलेशन दिया है, देखो लघुत्तम कोण के 18 ज्यादा है, तो अगर हम लघुत्तम कोण को 18 मान ले,
ठीक, तो बड़ा कोण लघुत्तम कोण को हम x मान लेंगे, x डिग्री, तो बड़ा कोण क्या होगा, x प्लस 18 डिग्री होगा। ठीक, तो इन दोनों को प्लस करने पे हमारा क्या आएगा, 180 आएगा। ठीक है ना, ये इक्वल का साइन है, इन दोनों को प्लस करने पे हमारा 180 आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, x प्लस 18 प्लस x, यहाँ से 2x हो गया, 180 माइनस 18 कर दो, 10 में 8 गया 2, 7 में 1 गया 6 और 1, तो 2x बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, हमको यहाँ पे बताना है कि बड़े एंगल का वैल्यू क्या है, समझिए, बोले तो ये वाला एंगल, तो हमको x का मान क्या आया, 81 आया है, और बड़ा एंगल को हमने क्या माना है, x प्लस 18, तो x का मान 81 आया, इन दोनों को प्लस कर दो। देखो ये क्वेश्चन कितना घुमा है, आप लोग आंसर देखते साथ, मतलब 81 देखते साथ आप लोग टिक कर देंगे, x का मान 81 आ गया, यही आंसर। लेकिन क्वेश्चन क्या है, 99 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 18 डिग्री ज्यादा बोल रहा है, तो 18 हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना। चौथा देखो, यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित आय, आमदनी जिसको बोलते हो इनकम, वो कितना 8000 है, और उनकी आमदनी का अनुपात, मतलब इसी को हमको 9:7 में भाग करना है, तो वो पहले व्यक्ति का आमदनी पूछ रहा है, फर्स्ट वाले, मतलब ये जो 9 का वैल्यू क्या आएगा। देखिए इन दोनों को टोटल मिला के हमको 8000 दिया, मतलब 9 प्लस 17 कितना होता है, 9 प्लस 17 16 होता है, और इसी का वैल्यू हमको क्या दिया, 8000 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालें, एक का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 8000 भागा 16। ठीक, अब देखो यहाँ पे 16 के पारा में 80 आता है 5 बार में, तो एक का मान क्या आ गया, 500 आ गया। हमसे पहले व्यक्ति का पूछ रहा है, तो पहले व्यक्ति मतलब क्या है, 9 है, तो 9 से इसको गुना कर देंगे, 9 पचे 45, 00 लगा देंगे, तो देखिए जहां पर 45 है वही आंसर होगा, आंसर बी। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में आओ, देखो समीकरण दिया हुआ ये है ना, 3 लेसन से है। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको लेसन भी बताते जाऊंगा, ये 3 लेसन से। आपने ये पढ़ा होगा कि जब a1 x b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण हुआ। दूसरा x2 b2 y प्लस c2, ये दूसरा हुआ, मतलब रैखिक समीकरण के युग्म, दो गो मिल गया। क्या बोल रहा है कि उसका हल यूनिक होगा, अद्वितीय आएगा, मतलब क्या, इसका 2 गो लाइन बनेगा, वो एक ही बिंदु पर क्या करना चाहिए, प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो ये वाला केस कब होता है, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो ये दोनों लाइन इसका जो है वो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है, इसका जो भी है होगा हल, एक्स वाई का मान वो एक ही आएगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। यहाँ पहले से टिक किया हुआ है, जिससे मैंने क्वेश्चन लिया है उन्होंने पहले से ही टिक करा के रखा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बहुत सारा गलत भी है। ठीक है ना, गलत टिक लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको सही करेक्शन करवाऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना। 6 नंबर पे आओ। 6 नंबर देखो, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। देखो समकोण त्रिभुज, ये आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा वही होती है जो 90 डिग्री के सामने बनती है, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, समझिए। इसको एच से डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक, 7 नंबर। 7 नंबर देखो, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान, देखो इसका मान तो 1 होगा, लेकिन मैं बताना भी चाहता हूँ कैसे। देखिए साइन का मान क्या होता है, p/h होता है, और कोसेक इसी का व्युत्क्रम होता है, और रेसिप्रोकल होता है, तो h/p हो जाएगा। इन दोनों को गुना किया है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही है इसका बेसिक, इसलिए इसका आंसर क्या है, 1 है। ठीक, तो एक रिवीजन भी कर लेते हैं, कॉस किसके रेसिप्रोकल होता है, किसके व्युत्क्रम होता है, तो सेक का। इन दोनों का जो इंटू होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और कॉट इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये देखिए, इस एग्जाम में आपको ये पूछ रहा है, क्या हो सके अगले एग्जाम में आपको ये पूछ दे। ठीक है ना, तो हम जो रिलेट करेगा, जो क्वेश्चन और बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो वो मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो 8 नंबर। देखो 8 नंबर क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, cos थीटा बराबर 21/29 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमसे क्या पूछ रहा है, साइन थीटा। तो ये देखो, ये b का मान है और ये h का मान है। साइन थीटा में हमको क्या चाहिए, साइन बराबर क्या होता है, p/h होता है, मतलब हमको तो यहाँ पे h दिया हुआ है, मतलब नीचे में क्या होगा, 29 होगा। अब देखो जो जो नीचे में 29 है वही आंसर होगा। देखो इसके नीचे में 29 नहीं, ये कट गया, इसके नीचे में 29 नहीं, ये कट गया, इसके नीचे में 29 नहीं, ये कट गया। हमारा नीचे में 29 क्या है, b है, तो यही आंसर हो जाएगा।
देखो हमने पूरा निकाला भी नहीं, आप ऑप्शन क्या करो, एलिमिनेट करो, आपका आंसर खुद मिल जाएगा। नीचे में बी होगा क्योंकि नीचे में क्या है, एच का मान 29 है, तो हमको नीचे में तो 29 चाहिए ही, सिर्फ इसी में, तो यही वाला आंसर हो गया, हमको पूरा निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन एक त्रिकोणमिति ट्रिक होता है 20, 21 और 29, ये सब आप याद कर सकते हो। जैसे 3, 4, 5 का होता है, फिर क्या होता है 1, 5, 12 और 13 का होता है। इसी तरह करके आप ट्रिक याद करो, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो ये वाला जो है ना, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वो आपको बस इसी से सॉल्व हो जाएगा। हमारा टाइम बचेगा और हम टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं जिसमें हमको टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम टाइम की बचत करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो 9 नंबर, तो यहाँ बोल रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देशक कोण थीटा बनाती है वो कहलाता है। मतलब यहाँ पे देखो एक समकोण त्रिभुज बना दो, ठीक, समकोण त्रिभुज बना दिए, ये कर्ण है, तो कर्ण के सामने वाला को क्या कहते हैं, 90 डिग्री बनेगा। अब बोला कर्ण से सट कर एक थीटा, ये क्या हुआ, थीटा एक कोण बना। आपको हम बताए होंगे कंसेप्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो क्लास आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक करके वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कर्ण है और ये कर्ण जिस साइड के साथ मिलकर ये कोण बना रहा है, इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा थीटा जिससे सटा होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं, और थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब कहते हैं। तो समझ जाओ कि थीटा इससे सटा हुआ है, मतलब कर्ण, और इससे सटा हुआ है, तो इस वाले साइड को हम लोग आधार कहते हैं। मतलब थीटा जिससे सटा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम लोग आधार कहेंगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे ये थीटा यहाँ पे सटा तो ये आधार हो गया, तो थीटा यहाँ पर भी तो सट सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा। अभी हमने क्या बोला, थीटा से जो साइड सटा होगा वही आधार होगा, तो अब इस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और इसके सामने वाला का लंब हो जाएगा। बात को समझना, कंफ्यूज मत होना। अब ये थीटा अगर हम इस साइड ले लिए तो जो सटा होगा उसी को हम लोग आधार बोलेंगे। थीटा के मुताबिक साइड चेंज होता है, लंब और आधार, कर्ण फिक्स रहता है, ठीक। नेक्स्ट देखो 10 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर होगा कोस थीटा के तो थीटा का मान 45 होगा, क्योंकि साइन 45 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, और कोस 45 भी क्या होता है, 1/√2 होता है। उसी तरह देखो यहाँ पे कोसेक 45 क्या होगा, √2 होगा, और सेक 45 क्या होगा, सेक 45 ये भी √2 होगा। मतलब ये दोनों 45 पे बराबर होगा, ये दोनों 45 पे बराबर होगा, और कॉट और टेन भी बराबर होंगे जब थीटा का मान 45 होगा, क्योंकि 45 रहने पर क्या होता है, इसका भी मान 1, इसका भी मान, मतलब 3 केस यहाँ पे बनता है। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान 45, यदि कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा होगा तो यहाँ पर भी थीटा का मान क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर टेन थीटा होगा तो यहाँ पर भी थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग 11 नंबर। देखो 11 नंबर में देखो, ये तो सीबीएसई के सिलेबस से रिमूव कर दिया है लेकिन बिहार बोर्ड में है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। इन तीनों को आपको याद करना पड़ेगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, इसका उलट भी सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा रहेगा सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसी तरह से आपको उलट के भी पूछ सकता है, ठीक। ये है इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 पूछा तो ये सेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आइए 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में हमको क्या है, इसका मान निकालना है। तो आपको अभी जो हमने बताया कि ये कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या चेंज कर लेंगे। देखो यहाँ पे साइन 18 है, देखो ये तो आपको पता है कि इन दोनों का सम देखो 18 + 72 करोगे तो 90 पूरा जाएगा। जैसे 90 पूरा तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो फटाक से बनाओ, लेकिन कंसेप्ट भी समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। यहाँ पे कॉसेक है तो क्या हम लोग कॉस को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, ठीक, 72 लिखेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 18 है, नीचे क्या हो जाएगा,
सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, मतलब cos 72 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस 72, तो नीचे भी 18 हो जाएगा, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। और ऐसे आपको नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट इन दोनों को प्लस करो, अगर प्लस करने पर 90 आ गया तो ठीक है, नहीं ये भी देखना है कि ऊपर साइन और कॉस ही रहना चाहिए, ऊपर टेन और कोट ही रहना चाहिए, और ऊपर कॉसेक या सेक ही रहना चाहिए। मतलब इन दोनों का जोड़ा लगता है कब, जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, उसको पूरक कौन बोलते हैं, समझिए। साइन कॉसेक का पूरक है, कॉट टेन का पूरक है, कॉसेक सेक का पूरक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब 13 नंबर आते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो 0,0 है, ये तो याद करने वाली बात है। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, देखिए मूल बिंदु यहाँ पे होता है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है, ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 40 नंबर। अब देखो एक्स निर्देशांक, देखिए यहाँ पे देखो, इसको एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं। देखो इस साइड वाले को हम लोग भुज कहते हैं और वाई को हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि, समझिए, इसको भुज इसको कोटि। देखो एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है, तो भुज कहलाता है, और वाई निर्देशांक पूछ देगा तो कोटि कहलाता है, समझिए। आधार देखो त्रिभुज में होता है, लंब होता है त्रिभुज में, तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही चल गया, यहाँ पे बचा कोटि और लंब, तो यहाँ पे समझ लो इसको वाई को कहते हैं और इसको एक्स को कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट देखो 15 नंबर। देखो एक्स एक्स पर वाई निर्देशांक का मान बताना है। देखो ये पे यहाँ पे हम बना देते हैं, देखो ये एक्स एक्स है, ठीक है। अब एक्स एक्स पर बात को समझो, यहाँ पे क्या है, ये मूल बिंदु 0 होता है, एक्स एक्स पर यहाँ पे कुछ भी मान हमको नहीं पता तो हम 0 मान लिए। अब देखो यहाँ पे तो ये एक्स एक्स का मान हो गया, लेकिन अगर हमको वाई चाहिए तो हम मूव करेंगे, लेकिन हमको यही बताना है तो मूव कुछ नहीं करा, मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे समझना एक्स एक्स पर वाई निर्देशांक 0 होता है और वाई एक्स पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। ये इस बार ये पूछ दिया तो नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ देगा, समझ गए बात को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, मतलब -x और -y। अब देखो हम बना देते, मान के चलो आपको ये चीज याद नहीं रहता, सिर्फ प्लस प्लस किस में होता है, माइनस प्लस किस में होता है, तो उतना याद नहीं करना है, कंसेप्ट समझना है। एक बार कर लोगे याद तो फिर दोबारा नहीं भूलोगे, मतलब एक बार अगर समझ लोगे तो याद नहीं करना है कुछ भी। आपको पता है कि ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव जाता है, तो ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि इधर क्या निगेटिव है, इधर भी वाई क्या है निगेटिव है, मतलब वाई ऊपर पॉजिटिव जाता है, ऊपर नहीं जाएगा, मतलब वाई नीचे है तो नीचे ही जाएगा, पहला चीज। अब देखो एक्स निगेटिव है तो एक्स आपको पता है कि इस साइड होता है निगेटिव, मतलब ये तो इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, मतलब ये नीचे भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो मतलब ये वाला साइड। और ये क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, 1 2 एंड 3, तो ये क्या हो गया, तृतीय चतुर्थांश। समझ गए बात को। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पढ़ना, मूल बिंदु से 3y की दूरी, मतलब पूछ रहा है कि मूल बिंदु से है ना, इसका दूरी बताना है। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान है 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो 9 प्लस 16 कर दो, इसका रूट कर दो, होगा 25, 25 का हम लोग जब रूट निकालेंगे तो 5, तो हमारा आंसर 5 होगा, 5 इकाई। समझ गए, ये एक कंसेप्ट है, इसका डायरेक्ट कंसेप्ट दूरी सूत्र से आया, डिस्टेंस फार्मूला से ही यही चीज बना है। समझ गए, रूट अंडर वाई टू माइनस ये करते हैं ना, वही बोला x2 माइनस x1 प्लस वाई टू माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसी फार्मूला से ये फार्मूला बनाया। तो उतना अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको याद रखो कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का जो दूरी होता है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, समझिए। नेक्स्ट देखो 18 नंबर। देखो बिंदु ए बी तथा -a -b के बीच का दूरी, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो क्या आता है, y x2 माइनस x1। देखो x2 माइनस x1, तो ये तो x2 का मान माइनस में था, माइनस फार्मूला लगा और x1 का मान, ठीक। इसका क्या बोल रहा है, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, माइनस b है, और y1 क्या है, b है, इसका होल स्क्वायर का रूट अंडर। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर में माइनस क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का रूट अंडर, यहाँ से 4 कॉमन ले लो और 4 बाहर कर दो। देखो ये वाला कहाँ है ऑप्शन, 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए ऑप्शन ए है 2 रूट अंडर a प्लस b का होल स्क्वायर, सॉरी 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा। इसी तरह हम लोग बोलते हैं होल स्क्वायर का मतलब ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो बोलने में जो है ना मिस्टेक हो गया, मतलब भी चेंज हो जाता है। देखते हो कथनी में कितना अंतर है। ठीक है, 19 नंबर देखो,
बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड की मध्य बिंदु का भुज पूछ रहा है। देखो यहाँ पे समझने वाली, देखो ये क्या है, एक लाइन है, एक रेखा है। देखो यहाँ पे ये x1 है, y1 है और ये x2 है, y2 है। इसका एक मध्य बिंदु है, ठीक। तो इसका भी तो कुछ तो निर्देशांक होगा, तो इसका हमको x का वैल्यू पूछना है। तो हमने आपको याद कराया था x2 प्लस y2 बटे 2, ठीक। और उसका क्या हो जाएगा y का मान, उसका क्या हो जाएगा y1 प्लस x2 बटे 2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट देखो, बिंदु x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड x और y को m अनुपात 2 कोई अनुपात में भी अंतः विभक्त करता है। देखो यहाँ पे समझो, ये है ना एक लाइन है, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ठीक। ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, m1 और m2 पर क्या कर रहा है, ये पॉइंट इसको बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ये पॉइंट x1 है और ये क्या है, ये क्या है, x है और ये क्या है, y है, ठीक है, x और y है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये x का मान पूछ रहा है, मतलब हमको इसका मान बताना है, ठीक है ना, हमको इसका मान बताना है। तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यही होता है इसका फॉर्मूला। देखो दोस्तों, कुछ कुछ को आपको, देखिए ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ये बहुत ही आसान है। देखो इसमें बच्चे गलत करके आए, पता नहीं क्यों। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखो ये समकोण त्रिभुज है, इसका ये बेस है, इसका ये हाइट है। समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल जो पूछेगा यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ फॉर्मूला दिया, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है, ये और ये। देखो तो पहले बताओ 2 इंटू आधार गुना ऊंचाई किसी का फॉर्मूला ही नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे जो दिया ये वाला √3/4 और ये स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो ये वाला फॉर्मूला किसका है, तो वो वैसा त्रिभुज का है जो मतलब कोई त्रिभुज नहीं हो, मतलब इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, इसका मान 5 है, मतलब तीनों में से कुछ भी आपस में बराबर है ही नहीं। तो ऐसे केस के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला, जहाँ पे एस क्या होता है, इसका अर्ध परिधि जिसको बोलते हो, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे 2 एस बराबर होता है, एस ऐसे निकालते, फिर एस का वैल्यू यहाँ पे रख देते। समझ गए बात को। तो ये वैसे त्रिभुज के लिए होता है जिस मतलब जो कोई त्रिभुज ही नहीं है, मतलब उसका सभी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है। तो वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं सी। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक इसका ए। बी नंबर गलत है, ये बी नंबर समबाहु त्रिभुज का होता है। यहाँ पे हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, देखिए 22 नंबर है, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 64 और 121 है। पहली बात तो देखिए फॉर्मूला याद कीजिए। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो एरिया ए बी सी, एरिया मतलब क्षेत्रफल दिया है एरिया, और इसका हम लोग डी ई एफ मान लेते हैं। संगत भुजा मतलब किसी को भी ले लो, ए बी को ले लो और इसका डी ई को ले लो। संगत भुजा मतलब तो जो यहाँ पे होता है वो पहला वाला, इसका होल स्क्वायर होता है, ठीक। आपको बात देखिए, संगत भुजा का अनुपात पूछ रहा है, इसका अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया है, 64 दिया है और 121 दिया है। ये देखो स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट होगा ए बी बटे डी, इसको जब बाहर निकालेंगे 8/11। देखो 8 और 11 का है यहाँ, यही आंसर है। लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो यही है, समझ गए। आपको देखो अगर आपको ऐसा दिया तो डायरेक्ट 8 का क्या कर दो, वर्गमूल क्या होता है, 64 का वर्गमूल होता है 8 और 121 का होता है 11। यही दोस्तों इसका आंसर है, डायरेक्ट आप लगा दो। लेकिन एक बात और, इसका लैंग्वेज पे भी जाना, समझिए। कभी कभी क्या होता है कि त्रिभुज का अनुपात दिया रहेगा और आपसे क्षेत्रफल का पूछ देगा। देखिए मान के चलो त्रिभुज का अनुपात आपको 5 दिया है और ये 4 दिया, आपको क्षेत्रफल का पूछ रहा है, तो इसका वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग कर दो 25 और 4 का वर्ग कर दो 16, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। उल्टा करेंगे, इसका क्या वर्गमूल निकाल दिया और इसका वर्ग कर देंगे। समझ गए। नेक्स्ट एग्जाम में शायद आपसे यही दे दे कि भुजा का अनुपात दिया रहो और एरिया का पूछ दे तो आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 23 नंबर, देखो बेलन का हमको क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। देखो बेलन का आयतन होता है पाई और स्क्वायर एच। अब हम लोग सबके बारे में जानेंगे ये किसका है। देखो बेलन का अगर आप
क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको बोलते हो, तो उसका होता है 2πRh। ये है बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच। और ये 1/3πr² किसका है, तो ये शंकु का है। 1/3πr²h ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला है। समझ गए बात को। तो तीनों फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, लेकिन हमसे क्या पूरा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, यही सिर्फ इसका फॉर्मूला होता है। 24 का देख लो। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 है तथा ऊंचाई दिया हुआ है ये। तो देखो कोई भी त्रिभुज हो, अगर आपको आधार और ऊंचाई दिया रहे तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला ये लगा दो आधार। हमको नहीं पता है कौन त्रिभुज है, लेकिन हमको आधार पता है, ऊंचाई पता है, हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आधार क्या है 25 है और ऊंचाई दिया है 10.8। इसको पहले 2 से कटाओ 5.4, इसको गुना कर दो। 25 चौके 100 बचा 10, 25 पंचे 125 और 10 होता है 135। देखो यहाँ पे एक पॉइंट के बाद 0 है तो यहाँ पढ़ना, मतलब इसका आंसर आ गया 135। देखिए 135 का है यहाँ पे। देखा हमने किस तरह निकाला, डायरेक्ट कटाना सीखना है और सॉल्यूशन करने सीखना है। ऑब्जेक्टिव फटाफट बनाना है, टाइम ऑब्जेक्टिव में नहीं देना पर सही बनाना है। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो उसको स्किप कर दो, बाद में बनाओ, लेकिन हाँ सही बनना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर कटेगा तो डायरेक्ट कटेगा, उसमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक। 24 देखो, सॉरी 25 देखो। देखो गोला का आयतन पूछ रहा है। गोला का आयतन होता है 4/3πr³। जहां पर भी आयतन का बात होगा तो आप समझ लेना वहां पे क्यूब हो रहा है। समझ गए। आप देखिए यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं ये किसका फॉर्मूला है। तो देखो 1/3πr³ किसी का नहीं फॉर्मूला होता है। 3/4πr³ ये भी किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, नहीं होता है दोस्तों, किसी का नहीं होता है। और 4πr² ये भी किसी का फॉर्मूला, सॉरी ये गोला का क्षेत्रफल है। 4π² ये गोला का क्षेत्रफल है। समझ गए बात को, ये गोला का क्षेत्रफल है। ये सब किसी का फॉर्मूला ही नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है। ठीक। 26 देख लो। देखो वर्ग चिन्ह, तो बचपन से ये जो आप ऐसे ऐसे करके बनाते हो 25 और ऐसे करके 30 जो देता है, फिर आप 30 से क्या करते हो 35 देता है, फिर 35 से जो 40 देता है, ये वही चीज है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ, इसको कहते हैं उच्चतम सीमा, इसको उच्चतम सीमा, इसको न्यूनतम सीमा। तो आपसे वर्ग चिन्ह बोला, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से भागा देते। याद आया। तो यहाँ पे उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटे 2 करेंगे, तो उसी को हम लोग वर्ग चिन्ह कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 सही है और यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। 27 देखो। देखो 27 ये 14 लेसन चल गया, सांख्यिकी है, स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं। देखो यदि 5 प्रेक्षण x, x+2, x+4, x+6 और x+8 है, उसका माध्य आपको दिया हुआ है और हमको पता है कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्य बराबर होता है प्रक्षणों का योग। ठीक। प्रक्षणों का सम मतलब योग, इसको जोड़ देंगे टोटल को, और जितना पीस है उससे क्या करेंगे, प्रक्षणों की संख्या बटे प्रक्षणों की संख्या से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आपको समझ गए। माध्य यहाँ पे 11 दिया हुआ है, प्रक्षणों का योग देखो x प्लस x देखो क्या हुआ है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5x हो गया। देखो ऑब्जेक्टिव है, जितना शॉर्ट बनाओगे उतना आप लोगों के लिए टाइम बचाना है हमको, क्योंकि हमको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देना है। तो यहाँ ही पे हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। देखो हमको सबको प्लस करना है, तो x प्लस x प्लस x प्लस x 5x है तो 5x हो गया। अब नंबर वाले को प्लस कर दो, 4 2 6 6 6 12 12 8 20, और इन सभी को 5 संख्या है तो क्या हो गया 55 - 20 बराबर x हुआ। देखो कटा इसको, 5 5 में 2 गया 3, x का मान देखो 7 आ गया, तो x बराबर 7। देखो 7 है, ऑप्शन में डी है, यही हो गया इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ रहे बात को। जितना शॉर्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व हो रहा है तो वहीं पे कर दो। ठीक। 28 देखो। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखो इसका आंसर देखो परिसर होगा। परिसर क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता, इसका आंसर परिसर हो जाएगा। 29 देखो। निम्नलिखित में से किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता। देखो हमको माध्यिका निकालना है तो हमको आलेख बनाना पड़ेगा, बहुलक निकालना है तो हमको आलेख बनाना पड़ेगा, लेकिन माध्य में हमको आलेख नहीं बनाना पड़ेगा। इससे पहले आपने जो अभी क्वेश्चन देखा वो माध्य निकालने वाला, देखो उसमें एक सीरीज है। क्या हम लोग ऐसे ऐसे करके कुछ निकालते हैं, आलेख बनाते हैं, नहीं बनाते, डायरेक्ट माध्यिका निकल गया। तो यहाँ से हम समझेंगे कि माध्य निकालने के लिए हमको आलेख नहीं जाना, तो हमका इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। इनमें में से कोई ये गलत मार के आए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। समझिए मीन,
इसको हम लोग एवरेज भी कहते हैं, जिसको आप लोग औसत कहते हो। मध्य और एवरेज एक ही चीज है, कुछ नहीं है, दोनों सेम है, लैंग्वेज अलग अलग है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, संचयी बारंबारता सारणी किसके निर्धारण में होता है, तो माध्यिका पे निर्भर होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था अभी पार्ट 1, बात को समझना। इसमें सिर्फ मैंने ऑब्जेक्टिव बताया। ये पता है ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब ये मंथली हो रहा है एग्जाम, हर मंथली होगा, बिहार बोर्ड में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बिहार बोर्ड में नहीं हो तो ये आप लोगों के कोई काम का नहीं है। देखो बिहार बोर्ड में क्या चलता है, वो एनसीईआरटी सिलेबस चलता है। ठीक, आप सीबीएसई में हो वहाँ पर भी एनसीईआरटी चलता है, आप अदर स्टेट में वहाँ भी एनसीईआरटी चलता है। अब मान के चलो एनसीईआरटी नहीं भी चलता है तो दोस्तों देखो 10 का जितना भी मैथ का टॉपिक होता है वो सभी में सेम है। ठीक है ना, टॉपिक वाइज टॉपिक आप पढ़ो। देखो ये क्या स्टैटिक्स से था, मैंने आपको बताया कि कौन कौन चैप्टर किससे है। ठीक, और आपका कमेंट करो कि आपका किस चैप्टर में ज़्यादा सही हुआ। ठीक, और मैं यहाँ शुरुआत में बताना भूल गया कि आप लोग पॉज करके आंसर दे सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरह से जिस तरह मैंने अभी बताया उसी तरीके से मैं क्वेश्चन को कलेक्ट करता हूँ और इसी चैनल पर डालता हूँ। मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैंने सिलेबस भी साथ में करा रखा है, प्लेलिस्ट पे जाके देखो, पूरा 10 का सिलेबस है। हिस्ट्री का बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, 1 2 3 4, और ज्योग्राफी का भी मैंने करा रखा है। ठीक, तो आपको जो भी जरूरी है वो आप प्लेलिस्ट में देखो, जो आपको मिली, जो समझ में आए उसका आप क्लास कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।